दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान। कि मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरजमल राठौड़, आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप सच्ची मेहनत करने वाले हो, अपने हृदय से मेहनत करने वाले हो, तो आप जो मंजिल पाना चाहते हो उन मंजिलों को आप अवश्य पाओगे। यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। चलो आज फिर हम एक और अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीड स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। लास्ट हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, जिसमें हमने एसएसटी के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जिसमें हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन पढ़े थे, हिंदी के 30 पढ़े थे, एसएसटी के 60 पढ़े थे, संस्कृत के 30 पढ़े थे। इस तरीके से हमने जो 90 क्वेश्चन है उनको हम हल कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, वही 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम पढ़ेंगे एसएसटी। आपका जो एसएसटी के लिए लेवल सेकंड है, 6 से 8 वाला जो आपका पार्ट है, उसके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पेडागोगी का हम पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा। तो हमें ऑप्शनों पर जाना होगा। बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। अभिप्रेरणा आपको क्या करती है, आप अगर कोई छोटा बालक है, वो सीख रहा है, उसको कोई चीज़ अभिप्रेरणा मिलती है तो क्या करता है बच्चा, तो उस संदर्भ में आपको चीज़ बतानी है। पहला ऑप्शन है बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ से गलत हो ही जाती है। तो मैं आपके आंसर चाहूँगा आपसे, बच्चों को एक ही दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है, ये वाला भी पार्ट कट जाता है। 2 ऑप्शन बच गए, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। तो अगर आप मेरे साथ लाइव बने हुए हैं स्ट्रीम लाइव में, प्रीमियम लाइव में, तो मेरे आप कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर बताइए और फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है तो बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, यह अभिप्रेरणा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हम करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, अब आप अध्यापक बनने जा रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो आप थोड़ा सा सोच के मुझे उत्तर बताओगे कमेंट के माध्यम से, फिर मैं आपको 4 ऑप्शनों पर पूरी व्याख्या करूँगा। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है छात्रों को दंड देना चाहिए, उन्हें चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। छात्रों को दंडित करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, चुटकुले सुनाना भी नहीं आता, आराम करना भी नहीं आता। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए,
अगर उनमें अधिगम में रुचि पैदा करनी है तो अधिगम की परिस्थितियाँ, यानी वो सीख रहा है बच्चा, उसको कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, तभी है उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, पहला। दूसरा है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द हो जाते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। अपराधी बालक आपसे पूछा गया, अपराधी बालक है। वैसे तो आपको अपराधी से आपको पता चले गया कि वे बच्चे जो अपराध करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शनों में से छांटना है कौन सा ऑप्शन हो जाता है। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी से आप अपना जो जवाब है मुझे कमेंट करिए। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं और जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो देखिए, ऐसे बालक, अपराधी बालक है वो असामाजिक कार्य करते हैं, अपराध का कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें हम अपराधी बालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक राइट हो जाने वाला है। पांचवें क्वेश्चन की बात करूं, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की आयु अवधि तक मानी जाती है। जीन पियाजे की जो 4 स्टेज है, इन चारों स्टेजों को आपको रट लेना चारों स्टेजों को, क्योंकि ये जो 4 स्टेज आपसे पूछी जाएगी, किसी न किसी टेट परीक्षा में ज़रूर पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी मान लेना। क्योंकि आप पुराने पेपर उठा के देख लो, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है और ये जो 4 स्टेज है उनमें से क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन में है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जल्दी से मुझे बताएं आप। चारों जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की अवधि मानी जाती है। तो जीन पियाजे ने 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। ये जीन पियाजे ने अपने 4 स्टेज में कहा है। छठा क्वेश्चन देखिए, क्या आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है? आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त का गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे प्रगति कर सके उस तरह से उन्हें प्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ आपके जवाब की, कि एक बालक बुद्धिमान है तो आप उसको क्या राह दिखाएंगे? 4 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन दिया गया वो सही चुनाव करना है, ठीक है? तो आप बताइए जल्दी से मेरे साथ। तो उसके साथ आप संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा। उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी बात सही नहीं है यहाँ पर। वह जैसे प्रगति कर सके उस तरह अनुप्रेरित करें। हाँ, वास्तव में अगर एक बुद्धिमान बच्चा है जिसकी IQ ज़्यादा है, तो हमें या शिक्षक को एक ही कार्य करना चाहिए कि जिस वो क्षेत्र में प्रगति कर रहा है उस क्षेत्र में उस बच्चे को अनुप्रेरित करे, उसके लिए वो सही संज्ञान दे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। दूसरा क्या है कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए।
कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए व ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को आपके नज़रिए से इन 4 ऑप्शन में से क्या करना चाहिए, जल्दी से आप मुझे बताएं। तो पहला ऑप्शन था निम्न स्तर के कार्य करने के लिए उसे माफ़ करना चाहिए। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए, मित्रों को सहायता करनी चाहिए। लेकिन तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है, ये कथन किसका है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको बताना है जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बच्चा है वो अपनी आधारशिला रखता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है वो किसका है? तो इस कथन की अगर मैं बात करूँगा तो स्ट्रेग, एडलर, न्यूमैन, फ्राइड। आप बताइए जल्दी से। सिगमंड फ्राइड, एडलर, न्यूमैन, स्ट्रेंग। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं इधर ऑप्शन में। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको बताना है किसका है। तो इसमें कथन की बात अगर हम करेंगे तो ये वाला जो कथन है वो स्ट्रेग का है, स्ट्रेग का। तो याद रखना है ये जो कथन का है ये स्ट्रेग ने कहा है, ये आपको ऑप्शन याद रखना है। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन हमारा शेषावस्था का काल है जन्म से 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का हल आपको करना है कि शेषावस्था का काल है जन्म से 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। जल्दी से मुझे बताओगे आप। यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। शेष अवस्था का काल है वो 4 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष भी उसका माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अलग अलग विद्वान हुए उनकी अलग अलग जो शिक्षाविद हुए उनकी तरफ से अलग अलग वर्ष माने गए हैं। तो कुल मिलाकर जो एक औसतन समय माना जाता है वो 4 वर्ष तक माना जाता है। जिन बालकों की शैक्षिक अवधि आयु अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है तो वे कहलाते हैं। देखिए एक 5 वर्ष 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है लेकिन उसकी IQ कक्षा 4 के विद्यार्थी के समान है, तो उस प्रकार के बालक है वो क्या कहलाते हैं? तो यह आपको चुनना है। ऑप्शन पहला है पिछड़े बालक कहलाते हैं, मंदबुद्धि के बालक कहलाते हैं, मंदमता के बालक कहलाते हैं या अपराधी बालक कहलाते हैं। आपको ये सोचना है और आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक 5वीं क्लास का बच्चा है जो अपनी से कम आयु उम्र के बच्चों तक की बुद्धि लब्धि रखता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो वो पिछड़े बालकों की कैटेगरी में, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाता है। तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन है, आसान ही होगा। आप इसका जवाब है वो मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से दे पाओगे। एक बालक है, कोई भी हमारे लिए काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन वो बच्चा है उसको उपयोग में लेकर पेंटिंग, सुंदर पेंटिंग बनाता है। तो ये कौन सी दर्शाता है? प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ है, दार्शनिकता है या सृजनशीलता है? आप सोचकर बताओगे कि वो किस तरीके का बालक है और वो क्या दर्शा रहा है, उसमें कौन सा गुण है वो दर्शा रहा है। क्या प्रतिभाशाली है, क्या वो श्रेष्ठतम बालक है, क्या वो सृजनशील बालक है, क्या वो दार्शनिक बालक है? तो आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ मैं। और आपको ये बताना है कि एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है और ये वह दर्शाता है, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ वह बालक है वो सृजनशील है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन उसका आएगा सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न में से किसका अर्थ आकार
बढ़ने से है, जिसका अर्थ है आकार बढ़ने से। एक तो अभिवृद्धि, एक विकास, एक परिपक्वता, एक आता है उन्नयन। तो बड़ा ही सोचकर आपको जवाब देना है। आकार बढ़ना, जैसे मैंने ये कहा कि एक बच्चा है वो इस तरीके से बढ़ रहा था पहले सामान्य रूप से, लेकिन वो आने वाले सालों में थोड़ा सा क्या है उसमें आकार बढ़ जाता है, ठीक है, फिर कम हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो इस तरीके की कंडीशन बनती है उसमें अभिवृद्धि होती है या विकास होता है या परिपक्वता आती है या उन्नयन होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान सोचकर बताना है। अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर आपको समझना है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब होता है अभिवृद्धि। एक तो अभिवृद्धि होती है और एक होता है विकास। विकास एक मानसिक क्रिया है, यह आपको याद रखना है। विकास है वो क्या है, मानसिक क्रिया है। और अभिवृद्धि या मैं वृद्धि की बात करूं तो वो क्या है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। तो आकार किसका बढ़ता है, शरीर का बढ़ता है। शरीर का बढ़ता है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण का अनुपालन करता है, जिसका तात्पर्य जिस कार्य को सीखने को तैयार हो वह सीख लेगा। तो ये थॉर्नडाइक का वो नियम है, वो याद आ जाता है हमेशा की तरह। अभ्यास का नियम है, प्रेरणा का नियम है, कोई नहीं तत्परता का नियम है। तो वही बात है, एक घोड़ा है, उसको पानी तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको नहीं पिला सकते। वही बात है, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार है तो उसको सिखाया जा सकता है। अगर वो बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको सिखाया नहीं जा सकता। ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है। उसके जो मुख्य 3 नियम और जो गौण 5 नियम है उनमें से एक तत्परता का जो नियम आता है, वो इसका क्वेश्चन है, वो हमेशा ही पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट करना है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 14वें प्रश्न की बात करें, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह तो नहीं हो सकता। सीखने का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, ये हो सकता है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, और अगला है आपका उपरोक्त सभी। हाँ, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो सकता है, सीखने का संबंध हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकता है, प्रयत्न भूल हो सकता है। तो आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ मैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन इधर सही है। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो आपको उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये आता है। तो जितने भी थॉर्नडाइक है, क्लार्क हल है, पावलोव है, जितने भी इनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के जो उपनाम हैं वो आपको याद कर लेने होंगे। वो या नाम आपको हम याद रखने होंगे, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है वहाँ से। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा, सीखने का उचित वातावरण, उपरोक्त सभी। तो आपको ये ऑप्शन देख के बताना है कि अगर अधिगम सीखता है तो आपको वातावरण तो आपको याद रखना ही रखना है। बालक की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी याद रखता है, और बच्चे को किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है यह भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगर अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती है तो उसका अधिगम है वो प्रभावित होता है। चलो, तो इस तरीके से बताएंगे आप। 15वें का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ से राइट होगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृद्धि होगी। 16वां क्वेश्चन में क्या है, बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी और अभिवृद्धि होगी। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। जब बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, जब बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी, तो उसका जो अधिगम है वो सर्वोत्तम होगा, बढ़िया होगा, अच्छी तरीके से वो बड़ी प्रकार से पढ़ पाएगा। जब एक परिस्थिति
का सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त होता है तो कहा जाता है। जब एक परिस्थिति का सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक अधिगम, धनात्मक अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कोई एक परिस्थिति है, जैसे मैं इसका उदाहरण दूं कि एक बालक है, वो शुरुआत में क्या करता है? साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है। ये उसने क्या है? सीखा है, इसने साइकिल चलाना सीखा है। लेकिन कुछ दिन बाद में उनके घर में क्या आ जाती है? बाइक आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है। तो वो क्या है? वो साइकिल के ज्ञान को, अपना जो ज्ञान है वो बाइक में कन्वर्ट कर देता है। बाइक में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो यही है कि एक स्थिति का, ये तो थी वो स्थिति जिसने सीखी थी, लेकिन उस परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त करता है, फिर वो बाइक में प्रयुक्त करता है। उसके बाद में इस स्थिति को वो एक कार में प्रयुक्त करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन बताएंगे आप। अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अपने अधिगम को, उसने सीखे हुए ज्ञान को स्थानांतरित कर दिया। उसने साइकिल से बाइक में स्थानांतरित कर दिया, और बाइक के बाद में उसने उसी ज्ञान को बाइक में स्थानांतरित कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, और पर्सोना का अर्थ आपको बताना है। मुखौटा, नाटक, नाच, गाना और मुँह है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो पर्सोना शब्द का अर्थ आपको बताना है। मुखौटा है, नाटक है, नाच गाना है, या मुहा है। तो बताइए आप जल्दी से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। पर्सोना शब्द है, उस पर्सोना शब्द का जो अर्थ है, उस पर्सोना शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, मुखौटा इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ से बिल्कुल राइट है, होने वाला है। अब होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। 19वां क्वेश्चन, TAT परीक्षण कार्ड की संख्या होती है। ये जो TAT परीक्षण है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रोर्शा का जो बुद्धि परीक्षण हुआ था, शाही धब्बा परीक्षण, उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है टेट का जो परीक्षण कार्ड की संख्या कितनी थी? ऑप्शन में आपको मिलता है 10 + 10, 10 + 10 + 10। तो यहाँ से 10, 20 और यहाँ से 30। तो आपको जवाब बताना है जो टेट परीक्षण कार्ड की संख्या कितनी थी। तो बताइए आप जल्दी से रोशा। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ इसकी संख्या थी वो 30 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया था? गिलफोर्ड का आपको याद रखना है कितनी संरचनाओं का उन्होंने बात किया था। तो ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी है वो मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि संरचना का वर्णन किया। त्रिआयामी गिलफोर्ड, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, जिसमें 3 लिखा हुआ है, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने बुद्धि परीक्षण? तो सबसे पहले अगर बुद्धि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक तो आता है ऑप्शन बिने, एक आता है स्पीयरमैन, दूसरा आता है बूंट ने, तीसरे ने गाल्टर ने। तो इस तरीके से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण का वैज्ञानिक आधार प्रदान किया? वैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? विलियम बूंट ने किया था। पुस्तकीय ज्ञान के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने की योग्यता ही खालिस्तान बुद्धि है।
पुस्तकीय ज्ञान के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। खालिस्तान में आपको जो बताना है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है या फिर सामाजिक बुद्धि है। तो बात करूंगा मैं आपके जवाब की। मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। पुस्तकीय ज्ञान के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने की योग्यता ही अमूर्त बुद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर जो अमूर्त है वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करूँ, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? तो अभी हम बात करके आए हैं, सृजनात्मकता है कोई भी वेस्टेज चीज़ है उसको सही दिशा में प्रयोग करना, या बच्चा घर पे कोई खिलौना ला के देता है उसको, तो वो खोल के वापस जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो बालक क्या होता है? सृजनशील बालक होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो हमें उसके अर्थ की बात करें तो पढ़ना लिखना नहीं होता इसका अर्थ, ठीक है। रचना संबंधी योग्यता उसका क्या होता है? अर्थ होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल है राइट होने वाला है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होने वाला है? इधर है रचना संबंधी योग्यता, सृजनात्मक का अर्थ होता है। उत्तम मूल्यांकन की विशेषता है। उत्तम मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता हो सकती है? वह वस्तुनिष्ठ हो सकता है, विश्वसनीयता उसमें होती है, व्यवहारिकता उसमें होती है, या उपरोक्त सभी। तो आप बताएंगे जवाब कि उत्तम मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हम बात करें तो वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, व्यवहारिकता है, तो इनके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तम मूल्यांकन के लिए तीनों ही चीज़ें आवश्यक होती है। 25 की बात करूँगा, शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व है। शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? योग्य बालक के चयन में सहायक, पाठ्य वस्तुओं के चयन में सहायक, निदानात्मक परीक्षण में सहायक, उपयुक्त सभी। शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। योग्य बालकों के चयन में सहायक होता है, पाठ्य वस्तुओं के जो चयन में सहायक होता है, निदानात्मक परीक्षण में सहायक होता है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक अच्छा मूल्यांकन होगा, उसका महत्व, ये तीनों ही बातें यहाँ से राइट हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट होने वाला है। 26 की बात मैं यहाँ से करूँ तो मूल्यांकन की परंपरागत एवं प्राचीन विधि है। मूल्यांकन की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। तो आपके जवाब पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मौखिक परीक्षा विधि, लिखित परीक्षा विधि, वस्तुनिष्ठ परीक्षा विधि, लिखित परीक्षा विधि। तो ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोनों कट जाते हैं। यहाँ से वस्तुनिष्ठ नहीं होता, मौखिक 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 मूल्यांकन एक अच्छा जो प्राचीन समय में या परंपरा से ये चले आ रहा है कि मौखिक के रूप से लिया गया मूल्यांकन अच्छा होता है, ये शिक्षाविदों का मानना है। 27 की बात मैं यहाँ पर करूँ, क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसमें क्या अध्ययन करके सीखना, शिक्षण विधि पर यह आधारित होता है, करके सीखना पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है विशद समस्याओं, एक नंबर विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है तो आपको देखना है, बताना है। कक्षागत जो व्यवहारिक समस्याएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों की खालिस्तान प्रगति आवश्यक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में छांटना है कि क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों की प्रगति में आवश्यक है। क्वेश्चन ये था, क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों की खालिस्तान प्रगति में आवश्यक है। एकोन्मुखी, बहुमुखी, द्विमुखी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं आप कि क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों की खालिस्तान प्रगति में आवश्यक है। एकोन्मुखी, बहुमुखी, द्विमुखी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा राइट हो जाएगा, बहुमुखी यहाँ से बिल्कुल राइट
होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त नाम क्या है? RET, RTE, ROT या TRO? तो इनमें से आपको नाम बताना है कौन सा राइट है। ये तो सभी को आना चाहिए। तो RTE इनका नाम होता है निःशुल्क शिक्षा बाल का अधिकार। ये जो 2009 है RTE के अंतर्गत हम जो 25% एडमिशन करवाते हैं वो जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है, प्रदर्शित करता है। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण? तो आपको ऑप्शन का चुनाव यहाँ से कर लेना है कि एक जो बच्चा वस्तु का स्थायित्व कौन से एज में करता है। तो संवेदी परक जो चरण होता है चौथा जो चरण है पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसमें बच्चा है वो कोई भी चीज़ है उसका स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, वस्तु का स्थायित्व वो कर लेता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से अभी जो CDP के 30 क्वेश्चन पढ़े हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तल्लीनता से एक एक क्वेश्चन को हमने हल करते हुए पढ़ा है। अब हम हमारी भाषा फर्स्ट के रूप में जब हम हिंदी चुनते हैं तो उसमें हम 30 क्वेश्चनों को और हल करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप निरंतर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा हूँ इधर से। तो आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार के संप्रदायों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन कर्ता के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथा नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क समय ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हम अपना रास्ता अपने जीवन की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के अपनी नैया आप ही बनाई बढ़ेगी और आप ही चलाने से बढ़ेगी। वस्तुतः कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। सच्चा साधु धर्म का गौरव होता है और धर्म किसी को भी गौरवान्वित नहीं करता है। ठीक है, ये था हमारा एक पद्यांश। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, RPSC सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा गया था। महात्मा शब्द में समास आपसे पूछा गया है, तो मैं इसका विग्रह आपको कर देता हूँ। ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। मैं आपको इसका विग्रह कर देता हूँ, फिर आप बताओगे मुझे। महान है जो आत्मा, महान है जो, ये इसका सामासिक विग्रह। तो आपको क्या करना है, इस विग्रह को देखते हुए बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व में से समास बताना है कौन सा है। तो आपको पता है, अगर आपने मेरा समास का वीडियो देखा तो आप पता चल जाएगा। सामासिक विग्रह में है जो आता है तो वो कर्मधारय समास होता है।
ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, पहला पद होता है वो विशेषता बता रहा होता है, दूसरा पद होता है वो संज्ञा शब्द होता है। करना आगे रे चालू ही कौन करियो। 32वें क्वेश्चन की बात करें तो आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सही है। तो हमें 32वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक तो उपसर्ग छांटना है और उसके बाद में वो प्रत्यय छांटना है। तो सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है इनमें से वो हमें देखना है। शब्द है आपका आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को हम तोड़ेंगे तो शब्द सबसे पहले निकलेगा शब्द आध्यात्मिक, सॉरी अध्यात्म। आध्यात्मिक जो शब्द है उसमें हम तोड़ेंगे शब्द को तो अध्यात्म शब्द है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा, अध्यात्म। ठीक, अध्यात्म आपके सामने शब्द आया अध्यात्म। चलो इस अध्यात्म के ऊपर मैं पूरी बात करता हूँ। शब्द क्या है आपके सामने, अध्यात्म। और अध्यात्म के साथ में हमने जोड़ा क्या, एक प्रत्यय। तो आपका सबसे पहले क्लियर हो जाता है प्रत्यय तो कौन सा निकल कर आया, एक निकल कर आया। फिर अध्यात्म को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुण संधि, सो आपका यण संधि है उसका नियम लगता है अधि, और उसके बाद में जो शब्द बचता है आपका मूल शब्द है वो आत्मा बचता है। अध्यात्म में आत्मा मूल शब्द है और आपका अधि उपसर्ग है और आपका एक प्रत्यय है। तो ऐसा ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में मिलता है आपको वो चुन लेना है। तो ऐसे ऑप्शन की बात करूंगा मैं तो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट मिल जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है गौरव का विलोम होगा। तो गौरव शब्द में अगर आपको देखना है तो गौरव का जो शब्द होता है वो गुरु मूल शब्द होता है और ए आपका प्रत्यय होता है। तो गुरु का आपको विलोम पता है क्या होता है, लघु होता है, और उसमें ए प्रत्यय जोड़ दो, गुरु से गौरव बन गया और लघु से लाघव बन जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो गौरव का जो विलोम होता है वो कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन लाघव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता। तो आपको ये समझना है वह शब्द है वो क्या क्या हो सकता है। वह आपका निश्चयवाचक पुरुष भी हो सकता है, निश्चयवाचक पुरुष भी हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी हो सकता है और सार्वनामिक भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वह शब्द है वो 3 कंडीशन में आएगा। वह शब्द है वो आपका पुरुषवाचक आता है, वह शब्द है वो निश्चयवाचक भी आता है, और वह शब्द है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक भी आता है। लेकिन आपको समझना है तीनों में फ़र्क कैसे करें, तीनों में फ़र्क हमें कैसे करना है। ये मेरा आप सर्वनाम का वीडियो देखोगे तो बिल्कुल बारीकी से मैंने इस बात पर बिल्कुल जोर दिया है। वह, यह, वे, ये आदि जो शब्द हैं उनके ऊपर मैंने बिल्कुल बारीकी से जोर दिया है, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए अगर वह शब्द आया तो वह पुरुषवाचक है, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए आया तो वह निश्चयवाचक है। लेकिन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए आता है वो सर्वनामिक होता है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उस सर्वनाम के साथ उसके बाद उसी सर्वनाम की जो संज्ञा है वो आनी चाहिए। अर्थात पहले सर्वनाम फिर संज्ञा, यानी एक दूसरे के वो पूरक होती है। जिसकी वो संज्ञा होती है उसी का वो सर्वनाम होता है, जिसका सर्वनाम होता है उसी की संज्ञा होती है। वहाँ पर जो शब्द है वो सार्वनामिक वह होता है। अब देखिए यहाँ पर किसके लिए आया है। अब वह शब्द है कोई व्यक्ति के लिए यहाँ आ रहा है, कोई व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, हो जाता है। परम उद्देश्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। चलो संधि विच्छेद तो मैंने अच्छी तरीके से आपको करा रखा है, फिर भी मैं इसे परम उद्देश्य शब्द की बात यहाँ से करता हूँ। परम उद्देश्य, ठीक है। मैंने गुण संधि के बारे में आपको बहुत बता रखा है। हर प्रैक्टिस सेट में गुण संधि आती है, जिसके ऊपर एक मात्रा आपको मिलती है वहाँ पर आप गुण संधि करते हो। तो यहाँ पर आपको परम उद्देश्य में एक मात्रा मिल जाती है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परम उद्देश्य, परम उद्देश्य। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलता है, यहाँ पर आपका शब्द नॉलेज भी काम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको परम प्लस उपदेश, उपदेश तो यहाँ से कट हो जाता है। परम प्लस परमा प्लस उद्देश्य, यहाँ परमा शब्द अशुद्ध है, परम शब्द होता है। यहाँ पर परम दे रखा है, उद्देश्य दे रखा है, बिल्कुल यहाँ से राइट होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ गुण संधि में क्या होने वाला है।
प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आएगा। द्वितीय शब्द के प्रारंभ में प्रथम 5 ई उ और री आए तो वहाँ पर गुण संधि होती है। आपका ये जो 3 परिवर्तन होते हैं, यहाँ से कौन कौन से 3 परिवर्तन आते हैं उसकी बात मैं यहाँ से आपके सामने करूँ तो देखिए ए और ई का बन जाता है ए और सॉरी ई हर्ष और दीर्घ हो, वहाँ पर ए बन जाता है। जो यहाँ पर बनाया गया ऊ हो या ऊ हो, दीर्घ हो या बड़ा छोटा हो, उसके अंदर ओ बन जाएगा और री है उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो यहाँ पर ओ का परिवर्तन आपको इस परम उद्देश्य में मिल जाता है। मेरा संधि का वीडियो आप देख लेना अगर अच्छी तरीके से आपको संधि समझनी है। 36 से 40 के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ कर देने। मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक उसको सुन लेना। वृक्षों में भी पीपल या अश्वत्थ का विशेष महत्व है। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। यह बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद और पीपल दोनों के लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर बरगद से पीपल इसलिए विशिष्ट है कि वह सर्वांग मनोहर है और विशेषकर जिससे जब नए किस्ले निकलते हैं और बिना किसी हवा के संस्पर्श के हिलते हुए दिखते हैं। जो कोंपले निकलते हैं उनकी बात हो रही है। और तो ऐसा लगता है कि हजार हजार छोटी छोटी झाड़ियाँ किसी विशेष आगमन की सूचना देती है। प्लास के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं, पर पीपल के नए पल्लव ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार हजार पक्षियाँ दौड़ दौड़ कर आते हैं और ये पीपल की बात करना चाहता है। पीपल का पेड़ भारत का पुनर्निवार पेड़ है। इसे कोई लगाए न लगाए कहीं उग जाता है। पुराने मकानों की संधियाँ में जब चिड़िया पीपल का गोदा खाकर उसके बीच विखेल जाती है, किसी किसी डाली पर बीज पड़ जाता है, पीपल उग भी जाता है और अपने जड़ें दूर दूर तक फैलाता चला जाता है। गांव में लोग उसे काटते हुए डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा विचित्र है। पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल की छाँव में गाँवों में पंचायत जुड़ती है ताकि लोग वहाँ झूठ न कहें। पीपल सत्य है क्योंकि निरंतरता है। गाँव में लोग इसे काटते हैं हमारी और पीपल को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में अपने को वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल को ही घोषित किया था। पीपल सृष्टि का अनविचित्र प्रवाह है। पीपल का पेड़ ढह जाए, उसका बीज कहीं और कहीं जग उगा जाता है। पीपल के पेड़ की जड़ों पर सिर टके श्री कृष्ण ने जरा तीर झेला और अपनी लीला समेटी। तो ये था आपका पद्यांश। इसमें से हम 36 से लेकर 40 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। देखिए, लेखक के गांव में वासुदेव किसे कहा गया? लेखक के गांव में भी पढ़ कर आए हैं। पीपल को है वो वासुदेव कहा गया। आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। पीपल में संज्ञा है। पीपल में संज्ञा है तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, उपयुक्त सभी है। ध्यान देना, आपको पीपल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, न कि जातिवाचक का उदाहरण है। क्योंकि दृश्य, कोई भी चीज़ दृश्य है वो व्यक्तिवाचक भी होती है और जातिवाचक भी होती है। ये मेरा पूरा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, वासुदेव में लिंग है। वासुदेव शब्द है, उसमें हमें लिंग बताना है कौन सा है। तो आपको पता है, शब्द से ही पता चल रहा है वासुदेव में कौन सा लिंग है। ऑप्शन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग या ऑप्शन में दोनों या कोई नहीं। ये दे रखा है वासुदेव शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है वासुदेव। पेड़ों में बहुवचन है, ठीक है। पेड़ों में वचन कौन सा है? पेड़ों में बहुवचन है, न कि द्विवचन। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। जब संस्कृत की मैं बात करूं तो वहां पर 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 39वां जो क्वेश्चन है उसमें बहुवचन वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह बरगद का भाई है में काल है। ये जो बरगद का भाई है इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और इसमें कोई सा भी नहीं दिया गया। आप देखो, यह बरगद का भाई है तो यह बात है वो वर्तमान समय की जा रही है। कोई व्यक्ति है वो बरगद के पेड़ को कह रहा है कि ये वाला जो पेड़ है वो बरगद का भाई है। तो वर्तमान काल का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हो 41, ये परीक्षा में आया हुआ है कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य है। चलो, वाक्य का विचार का जो टॉपिक है वो आप ज़रूर देखोगे
और उस वाक्य के टॉपिक में इसका जो लिंक है वाक्य विचार का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। वाक्य विचार का जो टॉपिक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अच्छी तरीके से पढ़ना। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आपको देखना है सबसे पहले जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा हल करने की कोशिश करता हूँ। एक आपका होता है कर्ता और एक होता है आपका मुख्य रूप से विधेय। कर्ता को हम कहेंगे उद्देश्य, विधेय को हम कहेंगे क्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप वाक्य में उद्देश्य छांटना है। अब यहाँ पर जो वाक्य की शुरुआत में मेरा भाई है, बात है प्रशांत धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। बात किसकी की जा रही है? प्रशांत की। तो कर्ता कौन हुआ? प्रशांत हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मेरा भाई है वो क्या है? तो मेरा भाई है वो प्रशांत की विशेषता बता रहा है, प्रशांत की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशांत है जो इसकी विशेषता बता रहा है और जो कर्ता की विशेषता बताता है उसे हम कर्ता का विस्तारक कहते हैं। कर्ता का विस्तारक कहते हैं। ये भी हमने जो वाक्य का एक अंग और होता है उसकी बात हमने की है। कर्ता का विस्तारक है और आपका जो होता है क्रिया का जो विस्तारक होता है जिसे हम विधेय का विस्तारक और उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट है। तो मेरा भाई धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, इसमें प्रशांत है वो वाक्य का उद्देश्य है, मेरा भाई है वो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है, धार्मिक पुस्तकें हैं वो विधेय का विस्तार हो जाती है, पढ़ता है वो विधेय हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। तो यहाँ से आपका दूसरा ऑप्शन राइट होने वाला है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको मैंने बता रखा है मेरे टॉपिक में। वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक दो वाक्य के नाम बता देता हूँ। विधानार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये आज 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो हम पढ़ते हैं। आप मेरे वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ से आप 8 प्रकार पढ़ सकते हो। वाक्य के प्रारंभ में कौन सा पद कारक पद आता है? तो आपको पता है ये सबसे पहले जो पद क्रम की बात करता हूँ तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और लास्ट में जो आता है वो क्या आता है? क्रिया आती है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, आपको पहला पूछा है तो आपको क्या बताना है? कर्ता बताना है यहाँ से। अगर इससे पहले भी कर्ता का विस्तारक दिया हो तो कर्ता का विस्तारक भी इससे पहले आ जाता है। 44वां क्वेश्चन क्या है? 44वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वाक्य में किसी का अभाव या निषेध सूचित होता है उससे हम कहते हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो निषेधार्थक वाक्य होगा। निषेधार्थक वाक्य में मनाही का भाव होता है, मना करने का भाव होता है, अभाव का भाव यहाँ वहाँ से हो जाता है। रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य है। चलो आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से मुझे कमेंट करिए। भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा, श्याम पढ़ता रहा परंतु रमेश सोता रहा। किसान अपने खेत में था और मजदूर काम कर रहा था। नेहा अविनाश की बड़ी बहन है जो कक्षा 4 में पढ़ती है। चलो चारों ऑप्शन में आपको एक साधारण या सामान्य वाक्य को पहचान करना है तो आप पढ़िए। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का योग होता है और संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य में पहला प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है। चलो पहले मिश्र वाक्य वाले वाक्य हम अलग करते हैं। नेहा अविनाश की बड़ी बहन है, ये उसका प्रधान वाक्य जो कक्षा 4 में पढ़ती है, ये तो हो गया जी मिश्र वाक्य है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? मिश्र वाक्य वाला। चौथा ऑप्शन मिश्र वाक्य। किसान अपने खेत में था और मजदूर अपना काम कर। एक वाक्य किसान अपने खेत में था, मजदूर काम कर रहा था, ये 2 वाले वाक्य, 2 सरल वाक्य हो जाते हैं। तो 2 सरल वाक्य यानी संयुक्त वाक्य। राम पढ़ता रहा परंतु रमेश सोता रहा। ठीक है, एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया। ये दोनों जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य हैं। तो 3 ऑप्शन कट जाते हैं, बच कौन सा गया? भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा, एक ही करता है और एक ही यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है वो कौन सा होगा? आपका सरल वाक्य हो जाएगा। पहली कक्षा में हिंदी विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे करता है? पहले कक्षा में हिंदी विषय का जो प्रारंभिक शिक्षण है वो कैसे करेगा? वर्ण पठन द्वारा, शब्द पठन द्वारा, वाक्य पठन द्वारा या चित्र पठन द्वारा? तो हम जब एक छोटे बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हैं तो उसको सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं वो चित्रों के माध्यम से उससे पढ़ाते हैं। तो चित्र पठन द्वारा
प्रारंभिक शिक्षण हम करेंगे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। अभिव्यक्ति की कुशलता किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? अभिव्यक्ति मतलब बोलना। अब बोलना से है तो चार होते हैं, सुनना, वाचन करना, बोलना और पठन करना। तो आपसे क्या पूछा? अभिव्यक्ति है वो आपका बोलना से संबंधित, मानी अभिव्यक्ति है वो आपकी कुशलता है, अभिव्यक्ति है वो वाचन करने से। यहाँ पर जो अच्छी तरीके से वो वाचन करना, ये शब्द दोनों यहाँ पर बोलना और वाचन करना दे रखा है, तो हम ज़्यादा इसको क्या करेंगे, वाचन को सही करेंगे। तो अभिव्यक्ति की कुशलता है वो वाचन करने से होती है। उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप वाचन को यहाँ से क्या करने वाले हो, सेलेक्ट करने वाले हो। भाषा के मूल तत्व होते हैं, भाषा के जो मूल तत्व होते हैं उसकी बात हम करें तो ध्वनि सही है, शब्द व पद और वाक्य। तो तीनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, भाषा के मूल तत्व होते हैं। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तीन मुख्य रूप से अंग होते हैं, एक वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है और एक वाक्य विचार होता है। तीनों ही उसके मूल अंग होते हैं। क का उच्चारण स्थान होता है कता मुदयो क चटप, याद करना है आपको मेरा उच्चारण स्थान वाला टॉपिक, जिसमें क चटप याद करना है, कता मुदयो कैसे कंठ, तैसे तालु, मुँह से मुर्दा, तैसे दंत और लास्ट ओष्ठ होता है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। क च ट त प, 5 वर्ग, कता मुदयो ये आप याद करना। क वाली लाइन कंठ, च वाली लाइन तालु, ट वाली मुर्दा, द वाली दंत, ओ वाली ओष्ठ। पूरा वीडियो आप जाकर मेरा देख सकते हो, पूरा वीडियो मैंने पढ़ा रखा है वर्ण विचार में उच्चारण स्थान। चलो आपको पूछा है क का उच्चारण स्थान। क का उच्चारण स्थान देखिए कंठ है, तालु है या मुर्दा है। कंठ है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की बात करूँगा तो यहाँ पर प्रॉपर कंठ है, यहाँ पर ये वर्ण है, कंठ है, वर्ण होता है क। उच्चारण स्थान आपसे पूछा है कंठ, लेकिन यहाँ पर कंठ दिया नहीं है तो आपको कंठ है यहाँ से चुनाव करना ही होगा। यहाँ से वह कौन सा वाचन है जो गद्य में भी प्रयुक्त होता है? कौन सा वाचन है जो गद्य में भी प्रयुक्त होता है? या आपको याद यहाँ से कर लेना है। मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है और निम्नात्मक वाचन है। जब हम कोई कहानी, नाटक, शास्त्रमणि आदि चीज़ें पढ़ते हैं तो जब एक व्यक्ति करता है तो वो मौन वाचन के रूप में इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ता है, तो मौन वाचन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको खेल में क्रिया की प्रमुखता और उसकी उपयोगिता क्रिया में निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आपको ये बताना है। ये जो कथन है खेल में क्रिया की प्रमुखता और उसकी उपयोगिता में निहित है, ये कथन है आपका मैकडूगल का। लेकिन आपकी खेल विधि की जनक आपसे पूछा जाए तो मारिया मोंटेसरी होती है। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो जाती है? विचार वस्तुनिष्ठ में नहीं होती, निम्नात्मक, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक। जब हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं तो निम्नात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बता सकते हैं। पिछड़ेपन के कारण है शारीरिक दोष, बुद्धिता, आर्थिक परिस्थितियाँ। तीनों ही प्रकार के दोष हैं वो पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अच्छी शिक्षण विधियाँ वह होती है जिसमें बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो, पर विद्यार्थी पर आधारित क्रिया जिसमें अधिक होती है वह सबसे अच्छी शिक्षण सामग्रियाँ मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। प्रयोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है और यह परिस्थिति की शिक्षा शास्त्री ने दी। तो आपको ये बताना है प्रयोजना है वो आपकी किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो किलपैट्रिक, स्पेंसर, बेलाई और स्टीवेंसन ने ये परिभाषा दी है, लेकिन प्रयोजना विधि का जो जनक है वो किलपैट्रिक माना जाता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, प्रयोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा स्टीवेंस ने दी है। चिड़ियाघर का उपयोग जिस शिक्षण विधि में किया जाता है वह है। चिड़ियाघर का उपयोग
पर्यटन विधि में किया जाता है, क्योंकि पर्यटन विधि के अंतर्गत हम बच्चों को घुमा फिरा कर हम जगह का निरीक्षण करवाते हैं और उनको जानकारी देते हैं, तो ये पर्यटन विधि है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत है भूमिका निर्वाह विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि। तो यहाँ पर 57 की अगर बात करेंगे तो ये तीनों ही जो विधियाँ होती है वो शैक्षिक नवाचार के लिए काम में ली जाती है। संधि तथा समास पढ़ाने तो सर्वोत्तम शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि, व्याख्या विधि, अवबोध अर्थबोध प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली। तो 1 नंबर की बात यहाँ पर करूँगा, आगमन निगमन विधि है वो सबसे ज़्यादा व्याकरण को पढ़ाने के काम में आती है। तो आगमन और निगमन विधि की जहाँ भी बात की जाती है तो वहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए काम में आती है। और अगर हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा की बात करूँगा तो आगमन विधि होती है जिससे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भाषा का मेरुदंड क्या है? चलो, व्याकरण है वो भाषा का मेरुदंड होता है। टेलीविज़न किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो आपको पता है टेलीविज़न में हम दृश्य भी देखते हैं और टेलीविज़न में हमें सुनाई भी देता है, तो वो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री होती है। चलो, ये थे आपके 31 से 60 प्रश्न आपके हिंदी सेकंड भाषा से। तो अब हम भाषा सेकंड के रूप में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न हमने अभी पढ़े हैं। ये भाषा हमारी फर्स्ट थी और हिंदी के बाद में अगर किसी ने भाषा सेकंड में संस्कृत चुन रखी है तो उसके लिए हम 30 प्रश्न और पढ़ रहे हैं। जिनके लिए अंग्रेजी सेकंड भाषा है वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन संस्कृत वाला पार्ट मैं यहाँ से आपको करवा रहा हूँ। शुरू करते हैं हमारा संस्कृत का जो पार्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये एक श्लोक पढ़ते हैं और इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्नों के हल हम यहाँ से देते हैं। जयंती ते सुकृतेनो रससिदा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काय जरा मरणजयम भयम। ये जो एक श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, इस श्लोक को पढ़कर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ से देंगे। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है क्वेश्चन, रससिदाः इति पदे कै समास अस्ति, यानी इस पद में कौन सा समास है? यहाँ पर क्लियर तो किया गया है कि तत्पुरुष समास है, क्योंकि ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया गया है। लेकिन आपको ये पूछा गया है तत्पुरुष की पंचमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो आपको ये बताना है। तो हम बात कर रहे हैं 61 की। तो 61 में जो आपका तत्पुरुष है वो कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष है। यानी सप्तमी तत्पुरुष की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा रस में सिद्ध। ठीक है, इस तरीके से यह इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा। अपादान अधिकरण है, यहाँ पर क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा मैं, अधिकरण समास है और अधिकरण में में और प्रकारक का चिन्ह होता है, वहाँ पर अधिकरण समास होता है। 62% की बात मैं अगर यहाँ पर करूँ कि उपरोक्त पद्यांश के क्या छंद अस्ति, यानी उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, आपको छंद बताना है। तो छंद की अगर बात करी जाए तो छंद आपको दिए गए हैं वसंत, इंद्रवज्रा, आर्या और अनुष्टुप छंद। ये जो छंद दिए गए हैं, जो पद्यांश अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये वाला जो पद्यांश है, जयंती ते सुकृतिनो रससिदाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काय जरा मरणजयम भयम। तो इसमें कौन सा आपका छंद है? तो आप बताओगे इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन में वसंत है, इंद्रवज्रा है, आर्य छंद है, अनुष्टुप है। तो आपका जो ऑप्शन है वो चौथा सही हो जाएगा। इस आपका में अनुष्टुप छंद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा मरणजम
ये आपका शब्द है, इसमें आपसे समास पूछा गया, विग्रह भवति। समास का विग्रह भी बताना है, समास का नाम अपने आप यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर जराया मरणम सप्तमी तत्पुरुष, जरा मरणम अभिभाव, जरा च मरण च द्वंद्व, जरा मरणम द्वितीय तत्पुरुष। तो आपको ऑप्शन यहाँ से चुनाव कर लेना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जरा च मरण च द्वंद्व समास वाला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश प्रयुक्त अलंकार, प्रस्तुत पद्यांश से प्रयुक्त अलंकार है नामना किम, यानी प्रयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, नाम बताएं। तो 64 की अगर बात करी जाए, उपमा अलंकार है, लुप्त उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। ये जो अलंकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपका अलंकार है आपका 2 नंबर लुप्त उपमा। उपमा अलंकार की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रकार का मुख्य रूप से ये अलंकार होता है लुप्त उपमा, और उसमें लुप्त उपमा होता है वस्तु है, होता है फ्लोत। तो लुप्त उपमा इसमें पूछा जाता है। संस्कृत में आप अलंकार जरूर पढ़ लेना, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए, कवीश्वरः इति शब्दस्य संधि विच्छेद संधि नामना च अस्ति, संधि विच्छेद भी करना है आपको और संधि का नाम भी आपको यहाँ से बताना है। हिंदी में हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर आ ई, हम बात करें आ दीर्घी और दीर्घ जहाँ पर भी आपको मिलता है वहाँ पर संधि कौन सी होती है। वहाँ पर मैंने आपको संधि बताई थी, जो संधि मैंने यहाँ से बताई थी वो बताई थी दीर्घ संधि। और नियम कौन सा लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दीर्घ मात्रा दिखाई दे रही है, ये वाली मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर नियम लगेगा दीर्घ संधि का। अब देखिए, इसके लिए आपको नियम कौन सा लगाना होता है। प्रथम शब्द के अंत में हर्षवी या दीर्घी के बाद अगर हर्षवी या दीर्घी आती है तो आप जुड़े हुए शब्दों में कौन सा नियम लगाते हो, दीर्घ मात्रा कर देते हो। आपको कवीश्वरा में दीर्घ मात्रा। अब मैं आप इसका संधि विच्छेद करके आपको मैं बताता हूँ कवीश्वरा में कौन सा जो विग्रह है वो सही हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने ये कहा मात्रा एक बार छोटी आएगी, एक बार बड़ी आएगी, एक बार छोटी आएगी, एक बार बड़ी आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कवि में पहले छोटी मात्रा लगा दो, फिर आप कवि में बड़ी मात्रा लगा दो। ठीक है, इसके बाद में ईश्वरा में पहले छोटी मात्रा लगा दो और फिर आप बड़ी मात्रा लगा दो। अब आपको चुनाव करना है, कवि नाम होता है वो इन दोनों में कौन सा शुद्ध होता है। अगर आपको शब्द वोकैबुलरी थोड़ी बहुत पता है तो आपको कवि नाम है वो ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है, कवि। पहला ये चुनाव हो गया। उसके बाद में ईश्वरा में अगर हम बात करें, ईश्वर में मात्रा दीर्घ आती है तो यहाँ पर ईश्वरा यह सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, ये वाला 2 बच गया, ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढ लेना, कवि और ईश्वरा में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और दीर्घ संधि वाला। अब मैं बताता हूँ आपको। अब दीर्घ संधि के 2 ही आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, पहले और दूसरे, तीसरा और चौथा तो यहाँ कट हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, दोनों में मात्रा छोटी है कवि में, यानी यहाँ पर कवि शब्द है वो दोनों में सही है, लेकिन यहाँ पर ईश्वरा में एक छोटा दीर्घ है एक बड़ा दीर्घ है, यानी ये वाला ऑप्शन है वो कट हो जाता है। आपका पहला ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाता है। तो कवीश्वरा में जब हम बात करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। सुकृतिन इति पदे मूल धातु क अस्ति, सुकृतिन इति पदे मूल धातु क अस्ति। आपको पता है सुकृतिन जो शब्द है, मैं आपको एक बार फिर से उसका तोड़ के बता रहा हूँ। सु उपसर्ग है और कृ धातु है और कृतिन आपका प्रत्यय है। इस तरीके से ये शब्द है वो बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा। तो आपको धातु पूछेगी तो आपकी कृ धातु यहाँ से हो जाती है। 60 में 2 नंबर आपका क्वेश्चन
आंसर सही हो जाएगा। भयम इति पदस्य पद विग्रह भवति। भयम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो भय जो शब्द है उसमें पद विग्रह आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर पद विग्रह भय, भय प्लस एम, भय प्लस मैं, भय, ये तीनों कट गए। अब भी धातु के साथ में अच प्रत्यय जोड़ा गया और अच जोड़ने से जो शब्द है वो भयम बना। तो आपको ये उत्तर यहाँ से बता देना है। धेनो दुग्धम अति मधुरम खालिस्तान रिक्स्थान पूर्यत। जो खालिस्तान आया है यानी जो रिक्स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। धेनो दुग्धम अति मधुरम, गाय का जो दूध होता है वो अति मधुर मीठा होता है। रिक्स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो पूर्ति करेंगे तो हम, तो आंसर की बात हम करें तो 68 की अगर हम बात करें तो धनो दुग्धम अति मधुरम भवेत होता है, ये रिक्स्थान की पूर्ति हो जाती है। केसाम वर्णनाम उच्चारण स्थानम तालु अस्ति। तालु वर्ण का उच्चारण स्थान आपको देखना है। आपको वर्ण दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था क च ट प। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कतामुदयो, ये वाली वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। कतामुदयो, ठीक है। कतामुदयो में आप क्या करोगे, कै वर्ग कंठ है, ता वर्ग तालु है, मुर्दा है, दंत औष्ठ है। आपको च वर्ग पूछा गया, ठीक है। अब मैं काटता जाऊँगा, इस वर्ग को काट देता हूँ, इस वर्ग को काट देता हूँ, इस वर्ग को काट देता हूँ, क्योंकि कंठ है, मुर्दा है और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ तालु के है, कुछ मुर्दा के है, कुछ ओष्ठ है, कुछ दंतोष्ठ है, इस प्रकार से। तो ये भी कट गया। आपको केवल और केवल तालु पूछा है, तो ये वाला जो है वो तालु है। ये क्या है, तालु है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाता है 69 का। बालकाय फलम रोचते इति वाक्य रेखांकित शब्दे विभक्ति अस्ति। बालकाय फलम रोचते, बालक है वो फल में रुचि रखते हैं या खाते हैं उनको। तो बालकाय में कौन सी विभक्ति है आपको बतानी है। इधर से कौन सी विभक्ति है इधर, तो ऑप्शन में चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी और सप्तमी। ज़रा इधर गौर से बताओगे। जो बालकाय शब्द है इसमें रूप चलता है राम का, और रामाय शब्द में कौन सी विभक्ति होती है वही बालकाय में हो जाएगी। तो बालकाय में विभक्ति की बात अगर मैं यहाँ से करूँ आपके, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ से रामाय में होती है, बालकाय में। दिखा दे मन्नू बेटा, दिखा दिखा दे। युष्मद् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपाणि सन्ति। 71 नंबर क्वेश्चन है। युष्मद् शब्दस्य चतुर्थे विभक्ति रूपाणि सन्ति। मम त्वम यूयम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवम युवाम यूयम, तस्मे ताभ्याम तेभ्य चतुर्थी विभक्ति रूपाणि सन्ति। तो आपको इसकी चतुर्थी विभक्ति बतानी है 71 में। तो उसका दूसरा जो पद है वो बिल्कुल यहाँ से तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तो ये इसका जो है वो चतुर्थी विभक्ति में ये वाला हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। माता खालिस्तान क्रुदयति शुद्धमूत्रम चित्वा रिक्स्थानम पूर्यत। खालिस्तान की हमें पूर्ति करनी है। माता किसके ऊपर, पुत्रों पर तो क्रोध होती है। पुत्रे आएगा, पुत्रेण आएगा, पुत्राय आएगा, पुत्रम आएगा। तो आपको सोचना है कि माता खालिस्तान को क्रुदयति, पुत्रे पुत्रेण पुत्रम। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर इसमें राइट आ जाएगा। माता पुत्राय क्रुद्यन्ति, माता पुत्र पर क्रोध होती है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करूं, हरि प्लस सेते, तो इति शब्द संधि विच्छेद है अस्ति। संधि विच्छेद को हम हल करते हैं। हरि प्लस सेते, तो यहाँ पर विसर्ग लगी है
तो विसर्ग संधि आपका जो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो यहाँ पर दिया गया है। विसर्ग संधि में क्या होता है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपको देखना होता है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर की यहाँ पर स है वो आपका 1 नंबर है, 1 नंबर होता है, 1 नंबर होता है। तो आपकी संधि कौन सी होती है, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में जब ये स आता है तो इसके साथ हमें एक स और लेके आना होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही संधि शब्द हो जाएगा वो हरिशेते हो जाएगा। तो ऐसा उदाहरण हम देखें कौन सा शब्द है। ये नहीं होगा, इसका ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये जो हरिशेते है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके ऊपर बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। मैंने अभी आपको नियम देकर बताया है। बाकी मेरा आप संधि का ऋत्व विसर्ग संधि विसर्ग संधि में आप सत्व विसर्ग संधि का वीडियो देख लेना, आपको ये उदाहरण उसमें ज़रूर मिल जाएगा। निश्चल सन इति शब्द उपसर्ग मूल शब्द च अस्ति। तो निश्चल शब्द की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूँगा तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर आपको मिलता है और इस 1 नंबर के साथ में वैसे देखा जाए तो आपका स आता है कौन सा, इसके साथ में अगर स की अगर मैं बात करूँ तो स आता है ये वाला, ठीक है। जब इसका नया शब्द बनता है तो ये स आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो उपसर्ग में स में एक ही होता है, निश उपसर्ग होता है, निश। और आप बात करेंगे इसका जो चल है वो छल है वो मूल शब्द आपका यहाँ से हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 74 में आपसे ये पूछा गया है कि निश्चल शब्द इति शब्द उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग की बात करूँगा तो ये हो जाएगा, मूल शब्द की बात करूँगा तो ये वाला हो जाता है। 74 में आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अद्य वर्षा भवन्ति, आज वर्षा होती है, इति वाक्य वे अस्ति। तो आज इति आज जो शब्द है वो क्या इस वाक्य में वो अवयव का काम यहाँ से कर रहा है। तो अद्य वर्षा भवति, अद्य आज शब्द है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें कि मेघानाम शब्दम श्रुत्वा बने मयूरा नृत्यम अकुर्वन् इति संस्कृत वाक्य हिंदी अनुवादनम अस्ति। तो मेघ शब्द को सुनकर मोर गाते हैं, मेघों का शब्द सुनकर वन में मोर नाचते हैं। मेघानाम शब्दम श्रुत्वा बने मयूरा नृत्यम अकुर्वन् इति संस्कृत वाक्य से हिंदी अनुवादम अस्ति। तो ये वाला जो वाक्य राइट है हो जाएगा इसका, बादलों में मेघों का शब्द सुनकर मोर वन में नाचते हैं। गुणा पूजा स्थानाम गुणेषु न च लिंग न च वयम इति सुक्ति कस्य ग्रंथान उद्धृत अस्ति। ये जो उक्ति है वो कौन से ग्रंथ से ली गई है। 77 की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में मिलता है मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल वधम। 4 आपको ग्रंथों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। गुणा पूजस्थनम गुणेषु न च लिंग न च वय इति सुक्तस्य कस्य ग्रंथाम उद्धृत अस्ति। तो ये जो पंक्ति दी गई है वो उत्तर रामचरितमानस से ली गई है, ये आपको याद रखना है। ऐसी पंक्ति आपसे एक पूछी जाती है, अहम पुस्तकानि पठामि इति कर्तृवाच्य से वाक्य कर्मवाच्य परिवर्तने कुरु। पुस्तकेन मया पठामि, मया पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकेन अयम पठेत। चौथा मेरे हिसाब से इधर 78 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया गया है अयम पुस्तकात् पठामि, पुस्तकेन मया पठामि, मया पुस्तकानि पठयन्ते। ये वाला जो वाक्य है इसका वो कर्तृ से कर्म वाच्य बन जाता है, वाच्य परिवर्तन इसका हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इससे गद्यांश को हम पढ़कर 79 से 86 क्वेश्चन तक प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे।
श्रेयस्याम अभिवादनम मानवस्य साधारणो धर्मो अस्ति अर्हाणाम अभिवादनेन सदृशं संबलं न अस्त्यस्य न अत्स्यनयन ऋषु लोकेषु अभिवादनशीलस्य कृते आचरणो अयं सुख सौभाग्य रोग अयादि संपद कल्पवृक्ष इव स्वयं प्रदाति। अभिवादने विनय च स्थिता महंती शक्ति जानतः सत्पुरुषाः जन्मतः एवं स्तन्ति पूज्य पूजय प्रयन्ति। अभिवादनशीलः जन असंभ्यमपि संभव करोति। अस्मिन् विषये धर्मशास्त्रेषु वर्णित परम मेघावेन सप्तकलं जीवनं पुण्यभास मुनि मार्कंडेयस्य पृथ्यतम वृत्त सम प्रमाणम अस्ति। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो देखिए, ये जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा उस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम हल करेंगे। स्थिता इति शब्दस्य लिंग अस्ति। आपका जो स्थिता शब्द है उसमें आपको लिंग बताना है। तो अगर हम बात करेंगे तो स्थिता शब्द में यहाँ पर आकारांत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और आकारांत में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। धर्मो अस्ति इति शब्दे कै संधि अस्ति। जो धर्मो अस्ति शब्द है इसमें कौन सा संधि विच्छेद है। तो मैं आपको थोड़ा सा संधि विच्छेद के ऊपर लेके चलता हूँ। बात अगर मैं इस उदाहरण की यहाँ से करूँ तो इस उदाहरण में कौन सा धर्म अस्ति, ये वाला जो है इसका जो संधि विच्छेद बनता है। जब ए विसर्ग के बाद में वापिस ए आती है तो वहाँ पर उत्व विसर्ग संधि होती है। उत्व विसर्ग संधि में ए विसर्ग का ओ परिवर्तन हो जाता है और इस ए का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, धर्मो ए का ये कर दो और अस्ति। ठीक है, इस तरीके से यह विग्रह हो जाता है। तो आपको मैंने बताया उत्व विसर्ग संधि इसमें नियम है वो लग जाता है। तो 2 नंबर उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल राइट है, इसका है। जानता है इति शब्द कै अस्ति, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है। तो हमें बात करें जो जान है, जानी, ज्ञात या ज्ञा। आपकी ज्ञा धातु से जो जान शब्द है वो बनता है और आपसे क्या पूछा गया, मूल शब्द की बात अगर करेंगे तो ज्ञा धातु यहाँ से इसका जो मूल शब्द है वो है। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शब्द कल्प आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन पर हम थोड़ा सा ध्यान दौड़ाते हैं। तो पहला द्वंद्व समास, यहाँ पर द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास या नहीं, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलने वाला। द्विगु समास, द्विगु समास की अगर मैं बात करूँ तो द्विगु समास में ये होता है कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो और द्वितीय पद हो वो एक संज्ञा हो। तो यहाँ पर पहला पद है वो संख्यावाची दिया गया है। तो आपको यहाँ से द्विगु समास का चुनाव कर लेना है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। 82 में 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। 83 की बात अगर करूँ, 83 में क्या पूछा गया है, प्रथितम इति शब्दे कै प्रत्यय प्रयुक्तम अस्ति। 83 में इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो प्रयुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन में कतः, यत, लेप, णिच, ये 4 प्रत्यय दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इस शब्द में कतः प्रत्यय यहाँ से लगाया गया है और प्रथम शब्द का निर्माण यहाँ से किया गया है। 84 में अभिवादनम इति शब्द कै उपसर्ग अस्ति। अभिवादनम शब्द है उसमें कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, मुख्य रूप से कौन सा उपसर्ग है। तो इसका मैं विच्छेद करता हूँ, पद विच्छेद, अभि प्लस में वादनम। तो यहाँ पर वाह कोई उपसर्ग नहीं है,
ये वादनम है वो यहाँ से मूल शब्द है, तो आपका उपसर्ग केवल एक ही अभी, और एक उपसर्ग वाला ऑप्शन यहाँ से ढूंढ लेता हूँ मैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाने वाला है। सम प्रमाणम इति पदस्य विग्रहम भवति। सम्यक प्रमाणम, सह प्रमाणम, प्रमाणेन सहितम, सहितम च प्रमाणम। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से देखना है प्रमाणेन सहितम यानी प्रमाण सहित। आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। उपयुक्त गद्यांश से प्रयुक्तम एक अवयव चित्वा, इस पद में एक अवयव का प्रयोग किया गया है, उसका नाम आपको ऋषु संबलम कृते एवं। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो आपका जो अवयव है वो एवं है, और जिसे हम कहते हैं समुच्चय अवयव, ये वाला कौन सा है? समुच्चय बोधक अवयव। और आपसे ये अवयव पूछा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, एवं है, और है, तथा है, वह है, अथवा है, या है, आदि है, वो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। इन सब की अगर हम बात करें तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशा न्यूनताम च ज्ञातु परीक्षा करोति तादृशी परीक्षाम एवं भवति। तो 87 में क्या है कि उपचारात्मक परीक्षा है, ये सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातु परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा भवति। तो इस ऑप्शन में अगर बात करें 87 में, तो ये निदानात्मकता परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। चित्रांकने पाई चार्टे मध्य च प्रदत्त विषयम उपजय प्रबंधम रचयन्तु यदा छात्रा निर्दिष्टाः तदा प्रधानोद्देश्यं भवति। चित्रांकनं रूपे शब्दरूपेण विषयाणां परिवर्तनं, विविध तंत्रे विस्तृताध्ययनं, प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता पोषणं, शब्दावल्यां पोषणाय साहित्य कौशलां प्रवृद्धि। 88 में क्या पूछा गया है कि चित्रांकने पाई चार्ट मध्य च प्रदत्त विषयम उपजयत प्रबंध रचयन्तु यदा छात्रा निर्दिष्टाः तदा प्रधानोद्देश्यं भवति। उनका प्रधान उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनका प्रथम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात करूँ तो चित्रांकन शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम, जो शब्द रूप का जो चित्रांकन करके उसको वो परिवर्तित करते हैं और समझाने की बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं। 89 की अगर बात करें, भाषा अध्ययने आंकलने च विभागा पोर्टफोलियो नाम है। तो 89 की अगर हम बात करें तो प्रतिशत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम, दूसरा ऑप्शन सावधिक लेखनिक परीक्षा, प्रतिशत्रम क्रियामाणा मौखिकी परीक्षा, छात्राया कालिका है कार्य संग्रह, यह तस्या प्रगति दर्शयेत। तो चौथा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल 89 का यहाँ से राइट होने वाला है कि भाषा अध्ययने आंकलने च विभाग नाम छात्राया कालिका कार्य संग्रह यह तस्या प्रगतिम दर्शयेत। 90 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि रचनात्मक काकल्यस्य प्रधानम अस्ति, छात्र दोष अन्वेषणम, उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णस्य निर्धारणम, उपलब्धि मापनम, बोध अध्ययन क्रोति करणीयम। तो चौथा ही ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। रचना कार्य करने के प्रधान उद्देश्य होता है बोध अध्ययन में उनकी उन्नति करने में, बोध अध्ययन उनकी उन्नति करने में इसका प्रधान उद्देश्य होता है। ये थे हमारे 61 से 90 क्वेश्चन भाषा सेकंड संस्कृत के रूप में हमने अभी पढ़े हैं। थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मुश्किल को हमने इधर से आसान बनाया है पढ़कर। उसके बाद में हम अभी पढ़ने वाले हैं एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम सामाजिक अध्ययन के लिए पढ़ेंगे 91 से 60 क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहें और सामाजिक अध्ययन के आप 60 क्वेश्चन आप अध्ययन करिए। तो शुरू करें हमारा आज का अगला सेशन। 91 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एसएसटी का जो पहला क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन,
तो उसमें क्या पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो सैंधव सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण है उसके लिए स्थान पूछा गया है, और आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बनावली। तो ये जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उनमें से आपको क्या पहचानना है, एक ऐसा ऑप्शन जहां पर ईंटों का अलंकरण पाया गया था सैंधव सभ्यता में। तो कालीबंगा है, कालीबंगा वहाँ पर पाया गया था, और कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा में यह मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो आपसे पूछा गया कहाँ है। ऑप्शन में है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपको पहचान करनी है मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इधर से। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीत है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम उसकी बात करने वाले हैं अभी कि जो राज चिन्ह है सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो उसकी बात करें मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, इस उपनिषद से और बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इन ऑप्शनों की अगर हम चुनाव करें तो मंडूक जो उपनिषद है वहाँ से सत्यमेव जयते नामक जो राज चिन्ह है वो प्रयुक्त किया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। संगीत से स याद रख लेना, आप संगीत से स याद रख लेना। सामवेद संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में संगीत का वर्णन यहाँ से मिलता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। मोहम्मद राहत शाह रंगीला, मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर और अलाउद्दीन। ऑप्शन प्रश्न क्या है आपका, प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन का चुनाव आपको कर लेना है। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन तो बहुत लेट आया था, सिकंदर भी लेट आया था, कासिम और रंगीला में आपको छांटना है। तो पहला जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट की बात करें कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। आपको याद रखना है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजात शत्रु। आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम आया था उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य और कौटिल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। मौर्य काल में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा क्वेश्चन पर। मौर्य काल में जो सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। थोड़ा सा सोच के बताओगे मुझे कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ऑप्शन बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो है। कालिदास की बात करेंगे तो ये नहीं है, हरिशैन। आपको हरिशैन और बाणभट्ट में से आपका ऑप्शन छांटना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, या तो बाणभट्ट है या फिर हरिशैन है। चंद्रवरदाई और कालिदास है दोनों ही कट जाते हैं। कालिदास का अज्ञान शाकुंतलम, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, बाणभट्ट का है कुमार संभव। ये आपको याद रखना। हरिशैन का हरि के लिए जो नाटक है वो प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन के समय 99 में है समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। और ये चीनी यात्री वाला जो पंगा है वो आपको मेटना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछा जाता है। चीनी यात्री कौन आया था। फायान, इत्सिंग, हेनसांग, मैग्स्थनीज। हर्षवर्धन के समय में आपसे पूछा जा रहा है तो हर्षवर्धन के समय में है से हेनसांग आप याद रखोगे। तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग चीनी तीर्थयात्री भारत आया था।
नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद, अवधूत। रामानुज राम के जो अनुयायी है उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद और अवधूत। तो रामानुज संप्रदाय जो के अनुयायी लोग हैं उनको शैव कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, एक राजपूत शासक की पत्नी, मध्य प्रदेश की पुजारी की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको यहाँ छांट लेना है। शादी तो उसकी हुई थी, गलत है ऑप्शन। मध्य प्रदेश की वो नहीं थी, राजस्थान की थी, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है। देखिए यहाँ पर है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला आचार्य कौन था? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला जो आचार्य था वह रामानुज आचार्य था, जिन्होंने भक्ति को एक चरम सीमा पर पहुंचाया। किस राजपूत राजा ने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, भोजराज, महाराणा कुंभा। तो ये क्वेश्चन किसी से अलग नहीं होगा। आपको पता है अकबर का नाम आता है तो इसके अपोजिट में महाराणा प्रताप का नाम आता है। किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राणा प्रताप था, जिन्होंने तो जो अकबर था उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मना कर दिया था उन्होंने स्वीकार करने में। और यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के शासनकाल किससे संबंधित है? रामचरितमानस गान की अगर बात करूँगा तो इसका लगभग जो 1574 का जो समय आता है रामचरितमानस का, चंद्रगुप्त द्वितीय, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। और 104 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो रामचरितमानस है वो लगभग अकबर के समकालीन कवि थे, शासनकाल से संबंधित थे। तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो यह अकबर से संबंधित माने जाते थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरे की अगर हम बात करें तो दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। तो दिल्ली में जो हुमायूं का जो मकबरा है वो है। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण लिखा था उसकी अगर हम बात करें तो गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जेबुनिशा बेगम, जहांबारा बेगम। तो ऑप्शन आपको चुनाव कर लेना है। आपको पता था गुलबदन बेगम ने जो अकबरनामा लिखा था तो उसकी बात अगर करी जा रही है तो वो फारसी भाषा में लिखा गया था। मुगल काल की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। 106 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध था? तो इसके लिए अगर हम बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट था। बिहार है वो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था। 108 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चिकमंगलूर जनपद में, दुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो आपको ऑप्शन चुनना है अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट होगा। वायनाड जनपद में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? 109 में क्या पूछा गया है कि रंगून में, कोल्हापुर में, लखनऊ में, कलकत्ता में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो
ऑप्शन यहाँ से पहला राइट हो जाएगा, रंगून में बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था। 1857 110 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो लेफ्टिनेंट हडसन, महारानी विक्टोरिया, डब्ल्यू टेलर, लॉर्ड कैनिंग। 4 ऑप्शन, चारों में चुनना है आपको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया विराजमान थी। ये आपको याद रख लेना है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। आपको याद रखना है 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत हम संविधान में कुछ जोड़ेंगे, और 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 का, उसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें हटाएंगे। तो संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 112 नंबर में क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बच्चों का जो शोषण है उसका जो अनुच्छेद है वो 24 है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों का जो शोषण है उसके संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद है वो 24वां अनुच्छेद आपको मिलता है। मत देने का अधिकार होता है, एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, और उसके बाद में अगर बात करेंगे एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। राजनीतिक अधिकार किसे है? एक राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार किसे है? अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है हमें प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं। तो चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। ये तो ऑप्शन कट ही जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुने जाते, मुख्यमंत्री द्वारा भी नहीं चुने जाते। तो ये कैसे चुने जाते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो नेता के हिसाब से चुने जाते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो आपको पता है भारत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ से की जाती है। ये आपको याद रखना है। 116 में राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, या कभी नहीं। राज्यसभा है वो कब विघटित हो जाती है? ऑप्शन 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष, या कभी नहीं। तो आपको इसका ऑप्शन का चुनाव करना है। तो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती। ये बड़ा सवाल है सबसे कि राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं हो पाती, ना तो 4, ना 6 और ना 5 वर्ष में। तो ये कभी नहीं विघटित होने वाला एक सदन है राज्यसभा। 117 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया? 74वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें पता है हमारी नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद में वापस चुनाव होता है और वापस वही प्रोसेस अगले 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दक्षिणी भारत है हमारा, हम जब भारत की अगर बात करें तो दक्षिणी भारत में सबसे लंबी नदी की अगर बात करी जाए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको भारत बनाने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ। ये अपने हिसाब से एक भारत है, तो ये दक्षिणी भारत है। इस दक्षिणी भारत की आपको सबसे बड़ी नदी यहाँ से आपको पूछी गई है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जाता है कौन सा? कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है और नर्मदा नदी है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। दक्षिणी भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की अगर मैं बात यहाँ से आपके साथ करूँ इन 4 ऑप्शनों में से, तो आपकी जो गोदावरी नदी है वो सबसे बड़ी नदी यहाँ से आपको मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ से राइट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है?
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। ये मंडल वाला क्वेश्चन है, परतों वाले क्वेश्चन है, एक आपका पक्का ही आता है। तो क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल की जो परतें हैं उनका सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल है वो क्या कहलाता? सतह के नीचे जो द्रवीभूत सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहा जाता है, लोकेनियम कहा जाता है, रॉन्कीज कहा जाता है या मैग्मा कहा जाता है। तो आपका चार ऑप्शन में से जो द्रवीभूत सेल है मैग्मा को कहा जाता है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे पाई जाती है। आम्र वर्षा कहलाती है। आम्र वर्षा का तात्पर्य ये नहीं है कि आम्रों की बौछार उधर हो रही है, आम का टपकना, या बिहार या बंगाल के मार्च में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर एक अलग तरीके के दिए गए हैं और एक ऑप्शन है वो आपको यहाँ से अलग तरीके का मिलता है। तो आप स्पष्ट जाहिर करोगे कि आम्र वर्षा का तात्पर्य बंगाल और बिहार में जो मार्च व अप्रैल के माह में होने वाली वर्षा है उस वर्षा का नाम क्या है? आम्र वर्षा है, न कि आम की वर्षा है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान दे लेना है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। जैव विविधता का ताप स्थल है तो चारों ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी जो घाट है वहाँ पर भारत में जैव विविधता का जो ताप स्थल है वो पाया जाता है। 122 में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो आपका मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज पदार्थों का भंडार स्थल कहलाता है, ये आपको याद कर लेना है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ स्थित किया गया? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर, बोकारो कहाँ स्थित किया गया? आपको बताना है। भारत का सबसे पहला जो स्टील प्रोजेक्ट है वो जमशेदपुर में शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। 124 का 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा। कोसी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? और कोसी परियोजना का संबंध, कोसी नदी बिहार में बही जाती है तो कोसी परियोजना का जो संबंध है वो बिहार से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ से आपको ये याद रख लेना है। राजस्थान की दक्षिणी सीमा जिस राज्य से मिलती है वह है। तो आपको हमारा जो राजस्थान है, ये वाला जो राजस्थान है इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ लगती है? तो यहाँ से आपका गुजरात, हरियाणा इधर हो गया, ये कट गया। महाराष्ट्र गुजरात के बाद इधर आता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर नहीं है। तो दक्षिणी सीमा का सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही है हमारी जो दक्षिणी सीमा है वो गुजरात के लगती है और गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र, ये कट गया। और हमारा हरियाणा है वो आपका पूर्व दिशा में लगता है, छत्तीसगढ़ हरियाणा के आगे आपका पूर्व दिशा में लगता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो गुजरात बिल्कुल राइट होने वाला है। राजस्थान की पहली बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो आपको पता है मेड़ता सिटी में बस सेवा प्रारंभ की गई थी। मेड़ता सिटी राजस्थान से पहली बस सेवा, राजस्थान में पहली बस सेवा शुरू की गई थी। राजस्थान के प्रमुख नकदी फसल की अगर बात करूं तो बाजरा है, सरसों है, मूंग है, कपास है। नकदी फसल की अगर बात करी जाएगी तो हमारी जो कपास है, कपास वाली जो फसल है वो नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। ये खरीफ की जो फसल है वो आपकी नकदी फसल है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। 129 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो हमारा जो जैसलमेर वाला एरिया है वहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है उसके जो भंडार है वो खोजे गए हैं। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? काले मृग, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? चंबल अभयारण्य में, सीता अभयारण्य में, ताल छापर अभयारण्य में, कोटा अभयारण्य। ताल छापर जो आपका शेखावाटी वाला क्षेत्र है, राजस्थान का शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ताल छापर, वहाँ से जो कृष्ण मृग है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो कृष्ण मृग है
वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ताल छापर शेखावटी में। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा, थेवा है वो किससे प्रसिद्ध है? थेवा आपका जयपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, बीकानेर। थेवा है वो आपका प्रतापगढ़ में बहुत ही संबंध रखती है। थेवा एक मीनाकारी है, प्रसिद्ध मीनाकारी है। थेवा के बारे में आप कभी पढ़ना, प्रतापगढ़ में स्थित ये संबंधित है। प्राचीन तीर्थ जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से? नाकोड़ा का संबंध आपको पता है राजस्थान से है, लेकिन आपसे यहाँ जिला पूछा गया, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और टोंक जिला। तो तीर्थ यात्रा का जो नाकोड़ा क्षेत्र है वो बाड़मेर से संबंधित है। तो बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर से ये क्षेत्र संबंधित है नाकोड़ा, और नाकोड़ा आपका कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता ही होगा, जो हमारा विजय स्तंभ है उस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा खुंबा ने करवाया था। महाराणा खुंबा ऑप्शन में आपको याद रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले जो राजस्थान के राजपूत शासक थे, महाराणा खुंबा। अंत्योदय योजना किस वर्ष शुरू की? इस प्रकार की योजनाओं का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। इस प्रकार की योजनाओं वाले पार्ट को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अंत्योदय योजना जो पंडित दीनदयाल जी द्वारा शुरू की गई योजना है, तो अगर इसकी बात हम करेंगे तो सन 1977 या 78 में, 1977 या 78 में अंत्योदय योजना शुरुआत की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष तक के कम बच्चों के कारखाने और खाद्यान्नों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से नियोजित करने पर रोक लगाई गई है? तो आपको ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अभी हम बालकों से संबंधित जो अनुच्छेद पढ़ के आए हैं, जो अनुच्छेद था 24, तो यही जो 24 अनुच्छेद है वो 14 वर्ष के बच्चों के कारखाने, खाद्यान्नों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद एक्ट आपका जो है अनुच्छेद 24। स्त्री पुरुष में लिंग आधार पर भेद किया जाना कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं 137 पर। जेंडर संवेदनशीलता है और स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को कहा जाता है। भूपृष्ठ पर का कितना भाग भूमि संसाधन है? भूपृष्ठ का कितना भाग भूमि संसाधन है? 70%, 30%, 25% और 65%। तो भूपृष्ठ का ये जो भाग है वो संसाधन है। तो आपको 138 में आपको बताना है, जो भूमि पृष्ठ का 30% जो भाग है वो भूमि संसाधन के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस संसाधन को काला सोना भी कहा जाता है? किस संसाधन को काला सोना कहा जाता है? लोहा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो पेट्रोलियम संसाधन है उसको काला सोना भी कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना इधर से। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, नील आंदोलन। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया था, यह आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाया था। इन 4 ऑप्शन से आपको पता चल जाता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने यहाँ पर चलाया था। राष्ट्रकूट राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राष्ट्रकूट राज्य का सबसे कृष्ण द्वितीय, महेंद्रपाल, दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय। जो राष्ट्रदुर्ग थे उसका जो कृष्ण तृतीय था वो राष्ट्रकूट राज्य का सबसे प्रभावी शासक है। यहाँ से हमें वर्ण पढ़ने पर हमें मिल जाता है। 142 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? तो अगर उसकी बात करें, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महादेव गोविंद रानाडे और स्वामी दयानंद, महादेव गोविंद रानाडे आदि ने ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपको छांटना है कौन से रामकृष्ण मिशन की स्थापना का समाज सुधारक ने की थी। तो आपको ये पता ही है, जो आपके रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ से की थी। तो आपको याद रख लेना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य है विवेकानंद। विवेकानंद का आपका बचपन का नाम पूछा जाए तो नरेंद्र दत्त आपको वहाँ से मिलता है। तो ये बात मैंने आपको और बता दी यहाँ से।
143 की बात अगर मैं यहाँ से करूँगा तो छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक हैं सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण, चलचित्र प्रदर्शन। तो सामुदायिक जो सर्वेक्षण है, पर्यटन है, ऐतिहासिक सर्वेक्षण है, चलचित्र प्रदर्शन है, छात्रों में समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध कराने के साधनों में से एक है। तो सामुदायिक जो सर्वेक्षण है वो आपका यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल है। बालकों के मानसिक कौशल, विद्यालय है, परिवार है, पड़ोस है या समाज है। मानसिक कौशल का जो उपयुक्त स्थल है वो आपको पता ही है, परिवार नहीं होता है, वो विद्यालय होता है, जहाँ पर बच्चा है वो मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ें आपको वहाँ से याद रख लेनी है। सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करेंगे, सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है, निरीक्षण का, संश्लेषण का, विश्लेषण का, उपयुक्त सभी का। तो आपको पता है सामाजिक जब अध्ययन किया जाता है उसमें निरीक्षण भी होता है, विश्लेषण भी होता है, संश्लेषण भी होता है, उपयुक्त सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है, निर्माण सुख का, रुचि का, जीविका उपार्जन का, उपरोक्त सभी का। हस्त कौशल के विकास में बालकों के विकास होता है, उपरोक्त सभी, जीविका उपार्जन का, निर्माण सुख का, रुचि का। तो आपको पता ही है जब हम बात करते हैं हस्त कौशल से सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती है। निर्माण सुख भी मिलता है, जीविका उपार्जन का भी होता है और रुचि का भी होता है। तो 46 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया। प्रत्यक्ष अनुभव की अगर हम बात करेंगे तो पुस्तकों का पठन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। जब आप कोई भी भ्रमण पर जाते हो और भ्रमण को चीज़ें देख कर वहाँ पर कोई भी आप अनुभव लेते हो तो वह प्रत्यक्ष अनुभव माना जाता है। तो भ्रमण के लिए जाना जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव महत्वपूर्ण क्रिया होती है। समाज उपयोगी उत्पादन कार्य है। शिविर में आप एक सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य का विकास संभालना है वह है सहयोग की भावना, कर्तव्यपरायणता, स्वावलंबन की भावना और श्रम निष्ठा की भावना। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से आपको पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर सहयोग की भावना से जो बच्चे को, अगर आप एक बच्चों को, बालकों को एक शिविर के दौरान सड़क निर्माण कार्य में लगाते हैं तो वह एक सहयोग की जो भावना होती है उसके अंतर्गत ये कार्य करवाया जाता है। छात्रों को मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है। छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित होता है। ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक अवबोध। आप बताइए। और यह जो है वो आपका एक कौशल के अंतर्गत आता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, बालकों में हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है। बालकों में हस्त कौशल का विकास किया जाता है प्रतिरूप द्वारा, चित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीज़ों से विकास, बालकों में जो हस्त कौशल का जो विकास है वो किया जा सकता है। और ये थे आपके 150 क्वेश्चन एसएसटी लेवल 2 रेट के लिए। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर हमने हल किया। आपको कैसा लग रहा है ये मेरा सेशन, मुझे आप ज़रूर बताओगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा और व्याख्यात्मक हल के साथ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से आपको मेरे साथ जुड़ना है। आज के वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने लंबे सेशन में आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।